नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्योर सक्सेस द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का 5वां भाग कराने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अब निम्नलिखित में से किस स्थल निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चोपनी मांडो, काकोरिया, सरायनाहर या महदहा या ऑप्शन ई। क्या होगा आंसर? इसका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ई, क्योंकि महदहा और सरायनाहर ये दोनों ही जगह से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये दोनों ही स्थल दोस्तों मध्यपाषाण काल के हैं। मध्यपाषाण काल के हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, महदहा और सरायनाहर भी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मिलता है दोस्तों नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? ताम्रपाषाण युग को। सिंधु घाटी के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वो क्यों गैर आर्य थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वह नगरीय सभ्यता थी। और जहाँ बात करें आर्य लोगों की तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसीलिए ये नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है जहाँ मोहरे मिले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों ए इसका सही आंसर है। मतलब ये हुआ कि एम रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बात गलत है। एम रफीक मुगल ने एक्चुअली में हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र हड़प्पा में हुआ। इनका ये कहना था। इनका कहना था कि जो हड़प्पा का सभ्यता का विकास हुआ वो रावी नदी क्षेत्र हड़प्पा में ही हुआ। ये कहना नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। लेकिन जे मैके ने ये सही बात बोला कि मतलब इसमें ये मिलान है कि EJ मैके ने कहा था कि सुमेर लोगों का पलायन ही हड़प्पा सभ्यता का जनन है। मार्टिमर व्हीलर इन्होंने कहा था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलनंदा घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो दोस्तों ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये चांदी जो है ये प्राप्त करते थे हड़प्पा वाले राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से प्राप्त करते थे। जावर और अजमेर के खानों से प्राप्त करते थे। दोस्तों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? तो लाल रंग का हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा
कलाकृतियों, ये कृतियों नहीं है, कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो ये नहीं हुआ था गाय में। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मुहरे हैं, मुहरे और टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। तो टेराकोटा में जो कुछ अंकित था वो था हाथी। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। एक मिनट। हाँ, ये मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, वो तो गाय का नहीं हुआ था। दोस्तों ये गाय था, गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन गाय वैदिक काल में ये मतलब इस महत्व में आया था, वैदिक काल के महत्व का है। लेकिन यहाँ पे जो अंकित होता है वो है हाथी, गैंडा, बाघ, बाघ, हिरण और भेड़, और भेड़। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये जो मिले हैं कालीबंगन में। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता की नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? हाँ दोस्तों थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारी के लिए ही फेमस था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी? बिल्कुल की जाती थी। क्या यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं दोस्तों, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ से असत्य कथन पूछ रहा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये सही सुमेलित है। बनावली हरियाणा में ये भी सही सुमेलित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में ये भी सही सुमेलित है। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में ना होके ये हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में है दोस्तों। हरियाणा के हिसार जिलों में, हिसार जिला, हरियाणा में एक जिला है हिसार, वहाँ पे है दोस्तों। हिसार जिला का खुदाई 1969 में सूरजभान के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों अब याद कर लीजिए एक बार फिर से। आलमगिरी उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी भी हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वो दोनों कौन थे दोस्तों? तो वो दोनों राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। दोस्तों दयाराम साहनी 1921 में उत्खनन करके हड़प्पा खोज लिया था। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा था। दोस्तों दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो। दोस्तों इन दोनों को जो खोजने का आदेश दिया था वो दिया था सर जॉन मार्शल। और दोस्तों उस वक्त मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे। तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? तो B.A. स्मिथ नहीं थे दोस्तों। R.D. बनर्जी थे, K.N. दीक्षित थे और M.S. वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो अब कोई पूछे कि वर्ण व्यवस्था का संबंधित पुरुष सूक्त का मूलतः किस में पाया जाता है? तो आप बताइएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है दोस्तों? 10वां मंडल भी बताया ना वर्ण व्यवस्था, तो वही पूछ रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये समर्पित है इंद्र और उनका हाथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों उपनिषद से। दोस्तों उपनिषद सुवेताश्वर, ये वर्ड याद रखिएगा, सुवेताश्वर सुवेताश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का पहले प्रयोग हुआ था। मोक्ष शब्द का सबसे पहला प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। वेदों में कहा गया है कि मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेद में दोस्तों मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। वेद में मोक्ष शब्द नहीं हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष हुआ है। अगर कोई पूछ दे कि उपनिषद में हुआ है तो हाँ हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। दोस्तों यह कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। अब आगे दोस्तों यम के नचिकेता को उपदेश दिया, इसमें क्या है कि इस कठोपनिषद में वर्णन है नचिकेता और यम के संवाद का। तो आखिर संवाद में क्या हुआ था? तो यम कहते हैं नचिकेता को कि भाई न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। 3 शब्द बोला उन्होंने मुख्य रूप से। अजन्मा माने कभी जन्म नहीं लेता, नित्य तथा शाश्वत मतलब अगर एनर्जी का डिफिनेशन देखें तो शाश्वत और अजन्मा की ही तो बात करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं, और ना ही बर्बाद कर सकते हैं। मतलब ना वो तो जन्म ले सकता है ना शाश्वत होता है, वो नित्य रहता है। नित्य का मतलब होता है दोस्तों कांस्टेंट। तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी देखिए क्या डिफिनेशन है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी को न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, एनर्जी तो अचल रहेगा, नित्य रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसी प्रकार से यम ने नचिकेता को भी बताया कि देखो न इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है यह तो अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप लोग कोरिलेट कर ही सकते हैं कि जो एनर्जी होता है हमारा वही आत्मा भी होता है। मतलब ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, जो एनर्जी होता है वही आत्मा होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि एनर्जी को तो बना नहीं सकते, एनर्जी को तो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। इसी प्रकार से आत्मा भी बन नहीं सकता, ना बिगाड़ सकते हैं, बल्कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी को लोग आगे चल के इतना धार्मिक कृतियाँ बढ़ गया कि लोगों ने भूत प्रेत का भय दिखाना शुरू कर दिया यही से। तो आप लोग इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा वैदिक संहिता, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद आरण्यक, इसके बाद उपनिषद। दोस्तों देखिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सही क्रम वैदिक संहिता का, वैदिक संहिता, इसके बाद ब्राह्मण आया, इसके बाद आरण्यक क्या आया, उसके बाद उपनिषद। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुब्भा, जिसको क्रूमु बोला जाता था। कुब्भा, क्रूमु। दोस्तों ये क्रूमु, जो क्रूमु नदी है ये था कुर्रम में अफगानिस्तान का एक शहर है। गोमती था गोमल में। कुछ और नदी का नाम याद रख लेते हैं। गोमती था गोमल में। कहाँ था? गोमल में। और एक नदी और याद कर लीजिए अफगानिस्तान का, सुवास्तु, ये था स्वात में। तो क्या क्या हो गया? सुवास्तु स्वात में, गोमती गोमल में, गोमती गोमल में और
कुमु, कुरमु में, याद रह जाएगा, कुरम में, ठीक है, याद रह जाएगा। अब आगे देखिए, दिखाता हूँ। और ये जो कुब्भा है, देखिए कुब्भा है, ये था काबुल में, काबुल में। क्रूमू था, ये था कुर्रम में, ये था कुर्रम में। और गोमती था गोमल में, गोमती ग से गोमती, ग से गोमल। सुबास्तु था सुबास्तु, सुबास्तु था स्वात में, कहाँ था, स्वात में। तो इस चारों नदियों को आप याद रखेंगे। 4 नदी थी, कौन कौन, कुब्भा, क्रूमो, गोमती, सुबास्तु। सुबास्तु स्वात में, गोमती गोमल में, क्रूमो कुर्रम में, और कुब्भा काबुल में। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो आप लोग ई बनाइए, क्योंकि ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ ही नहीं था। तो क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मैंने सबसे पहले ब्रह्मचार्य और गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। दोस्तों ये इसी चारों को आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्हीं चारों को आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, आश्रम व्यवस्था के नाम से। दोस्तों यह आश्रम जो है, आश्रम जो किस धातु से बना है, तो दोस्तों ये श्रम धातु से बना है। कौन से धातु से बना है, श्रम धातु से। अब देखिए दोस्तों, अगर वैदिक काल में पूछा जाए, वैदिक काल का पूछा जाए, तो वैदिक काल में 4 पुरुषार्थ का बोलबाला था। 4 पुरुषार्थ क्या था, तो धर्म था, अर्थ था, कर्म था और मोक्ष था। वैदिक काल का ये 4 पुरुषार्थ था। कौन कौन था, धर्म, क्या आपको धर्म करना है, अर्थ का मतलब पैसा, कर्म का मतलब काम, मोक्ष का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये मोक्ष की प्राप्ति हमेशा उपनिषद से ही आया था। और वैदिक काल में 4 पुरुषार्थ थे, कौन कौन ये। लेकिन वेदोत्तर काल में, मतलब वेदों के बाद, मैंने वेदोत्तर काल में ये चार चतुष्टय वेदोत्तर काल में 4 मतलब कि आश्रम जिसको कह सकते हैं, 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। दोस्तों ये लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ब्रह्मवादिनी के कहाँ तात्पर्य हो जाएगा कि वेद की विदुषी स्त्रियां जो वेद मंत्रों की रचना की थी, वो वैसी विदुषी स्त्रियां जो वेदों की रचना की थी। दोस्तों इस लोपामुद्रा के अलावा भी जो कुछ और स्त्रियां थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, वो थी अपाला घोषा दोनों एक है, और विषबारा। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि आंसर, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों यही इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये बोगाज कोई है कहाँ, तो ये बोगाज कोई एशिया माइनर में है। यहाँ कौन से देवताओं मिले हैं, तो यहाँ इंद्र मिले हैं, वरुण मिले हैं, मित्र मिले हैं तथा नासत्य मिले हैं। दोस्तों इसी बोगाज कोई से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर आए थे। ईरान से होकर जो वैदिक आए थे, यही बोगाज कोई से ज्ञात होता है दोस्तों। और वहाँ पे कौन से देवता मिले थे, इंद्र मिले थे, वरुण मिले थे, मित्र मिले थे और नासत्य मिले थे। बोगाज कोई कहाँ है, तो एशिया माइनर में। तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं।
ईरान के क्षेत्र वाले को ही हम लोग आज एशिया माइनर कहते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट को ही हम लोग एशिया माइनर 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 कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों का आने की सूचना देता है? तो दोस्तों इसका जवाब अभी अभी बताया, बोगाज कोई कि ईरान से भारत में आर्यों का सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। दोस्तों नदी तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी, सॉरी सबसे अच्छी नदी, और माते तमा का होता है सबसे अच्छी माँ, और देवी तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी देवी। उस स्थल का नाम बताइए दोस्तों जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों नवपाषाण काल के स्थल हैं। कब के स्थल हैं? तो नवपाषाण काल के स्थल हैं, नवपाषाण काल के स्थल हैं। दोस्तों यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहाँ गेहूं के 3 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्मों की खेती मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी अवेलेबल हैं दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो वो कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो लहुड़ा देव में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त लहुड़ा देव में हुए हैं दोस्तों। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, कहाँ से? पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं मेहरगढ़। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, जो बड़े बड़े पत्थर से लगा के पाषाण स्मारक बनाए गए थे, उसको पहचान किस रूप में की है? तो दोस्तों वहाँ मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान किया गया है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब जो पत्थर होते हैं लगा के और मृतकों को दफना देते थे। उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हुआ था मध्य पाषाण काल से। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली भी पकड़ लेता था, शहद जमा कर लेता था, शिकार कर लेता था, और ये सब काम कर लेता था। क्या क्या करता था मध्य पाषाण काल में दोस्तों? मध्य पाषाण काल में मनुष्य तो खेती करता ही था, पशुपालन तो कर ही लिया, साथ साथ मछली भी पकड़ता था, शहद जमा करता था दोस्तों। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? दोस्तों ये बहुत ही आसान है, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? दोस्तों बुर्ज होम। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों कंपेयर करते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, एक वैदिक सभ्यता हो गया। तो सिंधु घाटी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास थी? सिंधु घाटी के पास शहरी जीवन की सुविधा था, लेकिन क्या वैदिक के पास था? यानी वैदिक बोले तो आर्य दोस्तों, वैदिक बोले तो आर्य। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, एक था सिंधु घाटी संस्कृति, एक था वैदिक सभ्यता। इसी वैदिक सभ्यता को आप आर्य समझेंगे, ठीक है। इसके पास शहरी, किसके पास शहरी था? इसके पास शहरी था, इसके पास था क्या? नहीं था। इसके पास चित्र लिखिए लिपि थे, इसके पास भी चित्र लिखिए लिपि था। हालांकि चित्र लिखिए यहाँ पे भी तो था, पर यहाँ पे लिखना पढ़ना इन लोग जान चुके थे, और लिखना पढ़ना जान चुके थे।
इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था। दोस्तों लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान यहाँ नहीं था, यहाँ था दोस्तों। सभी के पोशाक एक समान थे सर दोस्तों, यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं थे। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो है, वो कहाँ है दोस्तों, 37 का आंसर सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में दोस्तों। और मैं बता दूं रंगपुर, ये रंगपुर जो है वो सुक बहादुर नदी, कौन सा नदी, सुक बहादुर नदी, सुक बहादुर नदी के किनारे है, सुक बहादुर नदी के किनारे हैं। इस रंगपुर का दोस्तों खुदाई 1953 से लेके 54 के बीच में हुआ था, 1953 से 1954 के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो कच्ची ईंट की दुर्ग मिला है, नालियाँ मिला है, नालियाँ तो हर जगह मिला है, कच्ची ईंट का दुर्ग भी मिला है हर जगह, मृद भांड भी मिला है, जो कि मृद भांड हर जगह मिला है। ये तीनों में आप कभी कुछ पूछे कि क्या मिला है तो आप कच्ची ईंट तो बता ही सकते हैं, नालियाँ बता ही सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट की कहानी नहीं है। मृद बांट मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक बांट मिला है जो हर जगह नहीं मिला है दोस्तों, तराजू जिसको कहते हैं। पत्थर के फलक, ये पत्थर के फलक भी हर जगह मिले हैं दोस्तों। यहाँ एक अलग तरीके के एक धान की भूसी का ढेर भी मिला है दोस्तों। तो आइए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो वो दोस्तों भीमा कुछ क्या है, लोथल का सीधा सीधी पूछ रहा है कि कौन से लोथल किस नदी पे है, तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी पे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है, सबसे बड़ा पुरा स्थल हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ का पूछ रहा है तो भारत का, तो आंसर हो जाएगा राखी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है तो राखी गढ़ी में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा स्थल सनौली के हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों मानव समाधान। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, मानव समाधान। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो वो किया गया था भारत में। वस्त्रों की के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों, तो किया गया था भारत में। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों, वो प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलती है, तो वो नहीं मिलती है दोस्तों घोड़ा। इसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पीछे के क्वेश्चंस में। मृणपट्टिका, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मृणपट्टिका व उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मृणपट्टिका व उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, बताइए दोस्तों पाटलिपुत्र किसने बसाया था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बसाया था उदयन ने। इसको कौन बसाया था, उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा से संबंधित है, वो उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
किस शताब्दी में हुआ था? तो छठी शताब्दी में, वो छठी शताब्दी पूर्व में हुआ था, 6 BC में हुआ था। 6 BC में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो 6 BC में। प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र योधेय नहीं था, लेकिन शाक्य था, लिच्छवी भी था, ब्रज भी था। यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो आंसर हो जाएगा योधेय। ये गणतंत्र नहीं था। तो गणतंत्र टोटल 3 ही थे, एक शाक्य थे, लिच्छवी और ब्रज। दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। दोस्तों, छठी सदी ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों वैशाली में। वो थी दोस्तों वैशाली में। भगवान बुद्ध की इस धरती, वैशाली जो है, भगवान बुद्ध का इस धरती पे 3 बार आगमन हुआ था दोस्तों। यह उनकी बुद्ध की कर्म भूमि था। और अब ये तो बुद्ध का हो गया, माने ये बुद्ध और जैन माने महावीर दोनों का ही पवित्र स्थल है, दोनों के लिए ही। क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस धरती पे 3 बार आया, इनके लिए कर्म भूमि थी। और महावीर का जन्मस्थली के कारण, यहाँ वैशाली में तो भगवान महावीर की जन्मस्थली के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित था। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहि क्षेत्र में था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी कहाँ थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी चेदी। कहाँ थी दोस्तों? तो वो थी चेदी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद असमक था दोस्तों। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी राजगीर यानी गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था दोस्तों? तो ये था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संगनकल्लू से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो वो संगनकल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। दोस्तों अब यहाँ से साइंस यानी फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वो उसका रासायनिक नाम वो है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है दोस्तों? हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों विद्युत में होता है, इलेक्ट्रिक वाला में होता है। निम्न में किस
इलेक्ट्रिकल जो सामान बनाते हैं ना, अप्लायंस, उसी में हम लोग अभ्रक को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है सी नंबर, उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति का मतलब होता है हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। दोस्तों इसकी टोटल 5 विशेषताएं आप लोग याद रखिएगा, किसकी, जिसके वजह से पारे को हम लोग तापमापी यंत्रों में यूज करते हैं। यहाँ पे तो बस एक ही आंसर में दिया हुआ है। नंबर 1 विशेषता, पारा जो होता है कांच की नली को गीला नहीं करती है। नंबर 1 में क्या, कांच की नली को, माने जो ये ट्यूब होता है उसको बेट नहीं कर पाती है। बेट नहीं करने का मतलब भिंगा नहीं पाती है, गीला नहीं करती है। दूसरा विशेषता दोस्तों, दूसरा विशेषता होता है कि पारा का प्रसार प्रत्येक ताप पर एक समान होता है। इसमें आप कितना भी टेम्परेचर ले लीजिए, प्रसार धीरे मतलब कांस्टेंट रूप से बढ़ता है कि अगर 10 डिग्री पे हमको इतना बढ़ना है तो इतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला 10 डिग्री पे इतना बढ़ता है, अगला 10 डिग्री पे इतना बढ़ जाएगा और अगला 10 डिग्री पे बढ़े ही ना, नहीं। अगर 10 डिग्री में इतना वो बढ़ता है तो हर अगले 10 डिग्री पे इतना ही बढ़ेगा। तो ये हुआ सेकंड का पॉइंट। तीसरा, पारा जो है ऊष्मा का सुचालक है, अतः यह ताप की लंबी प्रास में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, पारा की विशिष्ट ऊष्माधारता का मान कम होता है, इससे सही ताप का मापन होता है। दोस्तों ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज प्रयोग होता है, तो वो होता है दोस्तों बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज का उपयोग होता है, बॉक्साइट का। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो ये अभी मैंने बताया कि एल्यूमिनियम धातु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो क्या हल्का होता है, सोडियम हल्का होता है। जल से भी हल्का होता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्तेदार, इसीलिए तो जल में तैरने लगता है सोडियम को अगर डालिएगा तो। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यसद की परत विद्यमान होती है। यसद की जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यसद की। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों से काम में लिया जाता है, दोस्तों ये है एल्यूमिनियम ही धातु बहुत अच्छा है जिससे बनाने वाला पार्ट पुर्जे हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के में पुर्जों में काम लिया जाता है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाता है। दोस्तों अमलगम जो नहीं बनाता है वो लोहा है, यानी कि ये वाला जस्ता, मैग्नीशियम, तांबा अमलगम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस, जर्मन, सिल्वर एवं इन सभी में उभय घटक के रूप में वर्तमान होता है। दोस्तों मैं बता दूं ये सारे के सारे मिश्र धातु हैं, दैट मीन्स एलोवाय हैं। अब ये जो एलोवाय हैं तो इसके उभय घटक, इसमें सब चीज़ क्या विद्यमान होता है, दोस्तों इसमें सब कुछ तांबा, इसको आप कॉपर बोलते हो, ये विद्यमान हर जगह पे होता है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। पीतल में मतलब सीधा सीधी पूछ रहा है कि पीतल का कौन से धातुओं का संयोग होता है, तो देखिए पीतल में कौन सा होता है, तांबा और जस्ता होता है। दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन कार्बन की मात्रा। दोस्तों जितना कार्बन की मात्रा मिलाएंगे उतना ही स्टील की कठोरता पूरा होता जाएगा। जितना कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाएंगे वो स्टील का हार्डनेस उतना ही इंक्रीज होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु है क्रोमियम।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा एंथ्रासाइड। अब सुनिए, मैं इस चारों को अच्छे से समझा देता हूँ। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ए बी लिपि, ए बी लिपि, इसको आप याद रखिएगा। रुकिए एक सेकंड, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए बी लिपि, ए बी लिपि, ए बी लिपि। देखिए ए बी लिपि का मतलब हुआ ए फॉर एंथ्रासाइड, बी फॉर बिटुमिनस कोयला, ली फॉर लिग्नाइट और पी फॉर पीट कोयला। एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। दोस्तों सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होगा, फिर बिटुमिनस होगा, फिर लिपि होगा, फिर लिग्नाइट होगा, फिर पीट होगा। और जो सबसे अच्छा जहाँ पे कोयला होगा वहाँ पे कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी। यहाँ पे कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में 85% से भी ऊपर होता है। इसके बाद हम बिटुमिनस कोयले की बात करते हैं तो वो 65 से 70% होता है। अगर हम बात लीप मतलब लिग्नाइट की बात करें, एंथ्रासाइड बिटुमिनस में ज़्यादा इससे होता है, इसमें होता है 70 से 85 तक में। बिटुमिनस में 70 से 85% कोयला होता है, कार्बन होता है। इसके बाद हम लोग बात करें लिग्नाइट में 65 से 70% होता है। और पीट की बात करें तो ये 50 से 60% होता है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, एंथ्रासाइट में कितना होता है? 85% से ज़्यादा, एंथ्रासाइड में 85 से ज़्यादा। और बिटुमिनस में 70 पकड़ लीजिए, लिग्नाइट में पकड़ लीजिए 65 और पीट में पकड़ लीजिए 50। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, उसके बाद बी, उसके बाद ली, उसके बाद पी। और दोस्तों पीट कोयला सबसे ज़्यादा धुआं और राख पैदा करता है। और दोस्तों लिग्नाइट भूरे रंग का होता है और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस में मुलायम कोयला होता है और जो घरेलू में कार्य में लिए जाते हैं वो बिटुमिनस ही होते हैं। और एंथ्रासाइड तो बता ही दिया हूँ कि ये उच्च क्वालिटी के कोयला हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। लेड पेंसिल में होता है, यहाँ पे होता है ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों? तो होता है ग्रेफाइट। आगे, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा XH4। X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसका ये मतलब हो गया कि X का वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। और हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का वैलेंसी जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग जब फार्मूला बना रहे होते हैं तो X के यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखेंगे और यहाँ पे जो लिखेंगे वो अदला बदली करके लिखते हैं इस तरीके से। मतलब X का 1 लिखाएगा, H का 4 लिखाएगा। तो ये हो गया केमिकल फार्मूला बन के तैयार। यही है हम लोगों का आंसर। जिसका वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी उसमें डाल दिया जाता है, उसका वैलेंसी इसमें डाल दिया जाता है। बाहर के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत है, तो वो हाइड्रोजन की प्रतिशत दोस्तों 11.11% है। बाहरी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसी को हेवी वाटर यानी कि D2O बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वो करती है स्कंदन के द्वारा। स्कंदन का अंग्रेजी होता है कोगुलेशन।
कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। तो फिटकिरी गंदे पानी का किस प्रक्रिया से द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो वो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु के आकार कैसा होता है? तो ये दोस्तों अष्टफलकीय होता है। इसका फॉर्मूला SF6 होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका क्या होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल। वायु में भरे गुब्बारे हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। जल में हम बता चुके हूँ ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के बारे में पिछले वीडियो में, तो उसको भी देखा करें। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो कौन से अम्ल में हमारा ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी नमक का अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका तो बहुत ही आसान है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोरर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफिक में प्रयोग होने वाला हाइपोविलियनी जलीय विलयन है, तो वो कौन है दोस्तों? वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्रालों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध कौन सा होता है? तो अमोनिया के कारण मूत्रालों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया गैस। अब तक रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो वो किया जाता रहा है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, जिसको कहते हैं AgI सिल्वर आयोडाइड। अब तक रसायनों में कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। क्या सिल्वर ब्रोमाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, सल्फर पोटेशियम? नहीं, अभी मैंने बताया कि सिल्वर आयोडाइड, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। वो कहलाती है क्रायोजेनिक, जहां द्रवित लिक्विड हाइड्रोजन को और लिक्विड ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग जब यूज करेंगे तो वैसी टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक्स कहलाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगा और कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ये एक्चुअली इनका फेज होता है गैस फेज से हम लोग इसको लिक्विड फेज में लाना होता है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए, सॉरी यहाँ पे धूम्र नहीं, कुछ होगा, क्या है 99, हाँ यहाँ पे धुआं होगा। धुएं पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला धूम्र पद प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइटेनियम ऑक्साइड। अब देखते हैं
100 नंबर क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अब तक साइंस चल रहा था, फिजिक्स वो खत्म हो गया, अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होंगे। तो हम लोग अब देखेंगे करंट अफेयर्स। गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो दोस्तों शुरू किया गया एनएसजी के द्वारा। एनएसजी के द्वारा गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया एनएसजी के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता मैक्स वर्स्टापन ने। ये कौन जीता दोस्तों? मैक्स वर्स्टापन ने। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन ने जीता। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमन ने। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की? तो दोस्तों वो ऑपरेशन देवी शक्ति का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों जिला एसडीजी रिपोर्ट 2021-22 में पहले संस्करण में किस जिला ने टॉप किया? तो वो दोस्तों ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया। 16वें राष्ट्रीय ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे टेक चंद। 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे टेक चंद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए कौन सा तकनीकी मंच लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अवेयर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वांछित विनिर्माण केंद्र भारत का स्थान है? तो वो है दोस्तों दूसरा। विश्व में वांछित विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का स्थान है दूसरा, यानी कि इंडिया है डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दूसरे पोजीशन पे है। 2021 के G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो देश है इटली। किसको 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्त करता हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ है साइरस पुनेवाला। यहाँ आधार पुनेवाला नहीं होगा दोस्तों, साइरस पुनेवाला होगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार साइरस पुनेवाला। वित्त मंत्रालय के लेखक महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक दास को। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितने शहर में शामिल किया गया है? दोस्तों इसमें आप ऑप्शन में सर ने 44 दिया है, लेकिन मुझे इसमें डाउट है, आप इसको चेक कर लेंगे। हाल ही में भारत में किस आर्द्रभूमि के रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दिया गया है? ऑप्शन नंबर ई, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोत के उनके द्वारा लिखित किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर प्रयास के लिए 13 अन्य लेखकों में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा चाइना रूम। संजीव सहोत ने चाइना रूम लिखा, जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। फिर से सुनिए, संजीव सहोत ने चाइना रूम पुस्तक लिखा, इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया और ये 2021 में दिया गया है। ये 13 इनके अलावा 13 अन्य लेखकों को भी दिया गया है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो वो बन गया है दोस्तों पेटीएम बैंक। नेक्स्ट सवाल, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका कोई भी सही जवाब नहीं होगा, इसीलिए ई होगा आंसर। ड्रिंक्स फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है कौन? पुरी। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है पुरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है दोस्तों? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, आंसर ई हो जाएगा। बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना हो रही है? वो गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी के हर एक 40 किलोमीटर पर बिहार में पुल बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारक किशोर प्रसाद ने कितने रुपयों का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है?
किया है। तो आपको पता होगा कि तारकनाथ प्रसाद वित्त मंत्री के साथ साथ और क्या हैं, तो वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। दोस्तों इसका आंसर तो होगा ये, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप 2022 का याद करिएगा। इस सब क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे। किस राज्य सरकार ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरन्या योजना तैयार किया है? तो वो तैयार किया है दोस्तों मध्य प्रदेश। किस राज्य द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में 2021 को किसने आयोजित किया? तो इटली। दोस्तों इटली। इटली। एक बात और बता दूं, जब भी कभी भी G20 2021 दिखे, क्वेश्चन में G20 2021 दिखे तो आप इटली ही बनाइएगा। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो, चाहे किसी भी चीज़ों का बैठक हो, अध्यक्षता तो हमारा इटली ही करेगा और इटली में ही होगा। नेक्स्ट सवाल, तमिलनाडु में शहरी गरीब के लिए एक अस्थायी आवास योजना के लिए किस बैंक ने $150 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। तमिलनाडु में शहरी गरीब के लिए एक अस्थायी आवास योजना के लिए किस बैंक ने $150 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों कब से कब तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों 6 से 12 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है 6 से 12। सी सुल्तान नामक ट्विन इंजन वाला विमान किस देश ने शामिल किया? दोस्तों पाकिस्तान ने। सी सुल्तान नामक ट्विन इंजन वाला विमान किस देश ने शामिल किया? पाकिस्तान। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत किसने किया? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार ने शुरुआत किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत वीरेंद्र कुमार ने किया। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक घोषित किया? तो ये घोषित किया दोस्तों 2047। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक घोषित किया? तो 2047। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। हर्षित राजा भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों 69। दोस्तों ग्रैंड मास्टर जो शतरंज का प्लेयर होता है ना, उसी को ग्रैंड मास्टर कहते हैं। और हर्षित राजा हमारे 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। बिहार में पहली ड्रैगन नाव प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया? तो ये दोस्तों आयोजन किया गया है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी ईस्ट चंपारण में। दोस्तों ड्रैगन नाव प्रतियोगिता कहाँ आयोजन? ईस्ट चंपारण में। किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 को शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है कोयला मंत्रालय। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। वृक्षारोपण अभियान, वृक्ष आप लगा देंगे पर्यावरण से या लगा सकते हैं पृथ्वी से, लेकिन नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला मंत्रालय। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों के दल ने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। यह कहाँ स्थित है? सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि एल्ब्रुस जो माउंटेन है वो कहाँ है? तो वो यूरोप में है। एल्ब्रुस माउंटेन कहाँ है और यहाँ पर क्या घटना हुआ? भारतीय पर्वतारोहियों के दल ने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है, यही है करंट का घटना। और एल्ब्रुस पर्वत कहाँ है? यूरोप में। बिहार का कौन सा शहर 100% टीकाकरण करने वाला शहर बन गया है? तो वो बन गया है पटना। पटना में 100% टीकाकरण हो गया है। देश की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना को कौन सा राज्य शुरू करने की घोषणा किया है? तो क्या है? उड़ीसा। देश की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना को कौन सा राज्य शुरू करने की घोषणा किया है? उड़ीसा। वियतनाम के साथ द्विपक्षीय समुद्र सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? दोस्तों ये सब किसी ने नहीं लिया, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कितने शिक्षक पुरस्कार 2021? दोस्तों 2021 का शिक्षक पुरस्कार का घोषणा हुआ। इसमें से बिहार के टोटल 2 शिक्षकों को शामिल किया गया है। दोस्तों बिहार के कितने शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है? इनमें बिहार के कितने शिक्षक को शामिल किया गया? तो 2 लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 28 दिन में 8 राज्यों की दूरी को साइकिल से यात्रा करके रिकॉर्ड बना दिया? तो वो हैं अपर्णा
अर्पणा नहीं, अपर्णा। किसने 28 दिन में 8 राज्यों की दूरी को साइकिल से यात्रा कर रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है अपर्णा। हाल ही में भारत के 48वें न्यायाधीश कौन बने हैं? एन.वी. रमन्ना। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 27वें वायुसेना अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो हैं बी.आर. चौधरी। 27वें वायुसेना अध्यक्ष बी.आर. चौधरी और 48वें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। 48 और ये बने हैं 27वां। तो पूरे करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन खत्म हो गए इस प्रैक्टिस सेट के। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस मैथ के क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भेजेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि 67th का नोटिस आ गया है 30 अप्रैल को, और CDPO का नोटिस आ गया है। एग्ज़ाम होगा 15 मई को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। और आप लोगों को एक अच्छी खबर है कि इस बार 67th में 100 से 150 सीट और बढ़ने जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। लगभग 900 के ऊपर सीटों की संख्या होने जा रही है। तो अच्छी वैकेंसी है। इसमें 9+ स्केल का भी बहुत अच्छा, मतलब कि 5400 पे स्केल का भी अच्छी सी वैकेंसी है। तो आप लोग अपना चरित्र और व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।